Hello viewers and my dear student, welcome you all in today's live session. I am Divya Pandey from RGCSK. Today I am here to take live class on maternal pelvis. Maternal pelvis जिसे हम हिंदी में मादा श्रोणी भी कहते हैं या फीमेल पेल्विस भी कह सकते हैं। हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करने से पहले बता देना चाहते हैं कि अगर अभी तक जिसने हमारे चैनल को लाइक शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल rgcsk.edu और आपके जो फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, उनके साथ अपना ये लिंक शेयर कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके बारे में, मैटरनल पेल्विस के बारे में उन्हें नॉलेज मिल सके और उन प्रिपरेशन हो सके या एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बोर्ड यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए, तो वो डिस्कस कर सकें और उनके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो पाए। आज का जैसे हमें पता है टॉपिक मैटरनल पेल्विस, जिसे मादा श्रोणी भी कहते हैं या हम फीमेल पेल्विस कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि बीइंग एन नर्सिंग स्टूडेंट, बीइंग एन ओबीजी स्टूडेंट, हम जब एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, बोन्स के बारे में पढ़ते हैं, तो हम पेल्विस के हर एक बोन के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि यह ह्यूमन बॉडी का एक पार्ट है जो कि एक इम्पॉर्टेंट या वाइटल पार्ट हम कह सकते हैं, वाइटल बोन्स हम कह सकते हैं। वैसे ही जब हम आते हैं अपने फाइनल ईयर्स में, जब हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं गायनोकोलॉजी, मिडवाइफरी, उसमें लेबर के प्रोसेस को पढ़ने के लिए, जैसे लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था फीटल स्कल के बारे में, वैसे इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे मैटरनल पेल्विस के बारे में। मैटरनल पेल्विस को क्यों पढ़ना है? क्योंकि हम जब लेबर का प्रोसेस पढ़ते हैं कि बेबी कैसे मूवमेंट करके वजाइना के थ्रू डिलीवर हो रहा है, उस टाइम पे हमको सारे बोन्स के बारे में पता होना चाहिए कि कब कौन सी बोन स्ट्रेच होती है, कौन सा लिगामेंट स्ट्रेच होता है। आज के सेशन में हम ये सारी चीज़ें डिटेल में देखने वाले हैं कि मैटरनल पेल्विस होती क्या है, उसके फंक्शंस क्या हैं, लैंडमार्क्स क्या हैं, लिगामेंट्स क्या हैं, जॉइंट्स क्या क्या प्रेजेंट होते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट जो उसमें कितनी डायमीटर्स प्रेजेंट होती हैं। So we'll move ahead with our topic. So here we'll start. You can see structure of maternal pelvis. Here I also can show you the like as it is bone of maternal pelvis. This is maternal pelvis. You can see as same picture. Here we have a skeleton. Okay, so you can see it. When we'll go further with the slides, we can also discuss in this also where this point or where these bones are present in it. So we'll move ahead with our presentation. First is definition. Pelvis is a hollow basin shaped bony cavity. Pelvis क्या है? एक hollow मतलब खाली गहरी एक कैविटी है जो बेसिन शेप की है। कैविटी का मतलब क्या है? खाली जगह या गहरी जगह जो बेसिन, जैसे हम लोग हैंड वॉश के लिए बेसिन यूज़ करते हो, वैसे एक खाली कैविटी है। इट इज़ अ बोनी रिंग, बोन से बनी हुई एक रिंग के जैसा स्ट्रक्चर है बिटवीन द मूवेबल वर्टिब्रा ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम विच सपोर्ट इट एंड द लोअर लिम्ब रेस्ट ऑन इट। ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है? जैसे ये वर्टिब्रल कॉलम का पार्ट है, ठीक है, जो हमारा सैक्रम है, हमारी कोकिक्स है, वो वर्टिब्रल कॉलम का लोअर पोर्शन होता है जो कि मूवेबल होता है, और हमारी जो पेल्विस होती है इसी के बीच में या बिटवीन में हम कह सकते हैं प्रेजेंट होती है। आगे हम देखेंगे डेफिनेशन के बाद फंक्शंस क्या है। फंक्शन ऑफ पेल्विस, पहला फंक्शन है द प्राइमरी फंक्शन ऑफ pelvic girdle is to allow the movement of the body, especially walking, running। हमारा सबसे मेन इम्पॉर्टेंट प्राइमरी फंक्शन क्या है पेल्विस का? कि पेल्विस हमें हेल्प करती है दो मेन फंक्शन के लिए, बॉडी के मूवमेंट के लिए अलाउ करती है बॉडी मूवमेंट, और दो मेन फंक्शन होते हैं जो वॉकिंग और रनिंग का। विदाउट पेल्विक के सपोर्ट के बिना हम ना वॉक कर सकते हैं, ना रन कर सकते हैं, ना प्रॉपर्ली बैठ सकते हैं, अगर पेल्विक ग्रिडल हमको प्रॉपर्ली सपोर्ट नहीं कर रहा है तो। आगे बात करते हैं इट कंसिस्ट एंड प्रोटेक्ट द ब्लैडर, रेक्टम एंड द इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। पेल्विक कैविटी के अंदर बहुत सारे हमारे ऑर्गन्स भी रहते हैं। तो पेल्विक क्या है कि एक बोनी स्ट्रक्चर, इनसाइड उसके जो भी होगा वो बाहर के किसी भी इंजरी से या किसी चीज़ से प्रोटेक्ट करेगा। तो कौन कौन से पार्ट रहते हैं? जैसे यूरिनरी ब्लैडर हमारे कैविटी के, जब हमने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ा होगा तो हमने पढ़ा होगा ना कि यूरिनरी ब्लैडर की एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, रेक्टम की एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो ये सारे ऑर्गन क्या है? हमारी पेल्विक कैविटी के अंदर होते हैं। जैसे फीमेल्स में पेल्विस है, फॉलोपियन ट्यूब है, ये सारे कहाँ पे होते हैं? पेल्विक कैविटी के अंदर होते हैं। तो पेल्विक कैविटी क्या करती है? उन्हें प्रोटेक्ट करती है किसी भी एक्सटर्नल फोर्स, इंजरी या प्रेशर से।
थर्ड पॉइंट है द पेल्विस ऑल्सो टेक्स द वेट ऑफ द सिटिंग बॉडी ऑन द ईशियल ट्यूबरोसिटी। हियर आई विल एक्सप्लेन। जब हम कभी भी बैठते हैं तो हमारा जो बॉडी का वेट है वो किस पे आता है, ये जो दो पार्ट प्रेजेंट है, ठीक है, ये मोटे निचला जो हिस्सा है पेल्विस का और मोटा हिस्सा है, ठीक है, सबसे हैवी हिस्सा भी उसको बोलते हैं, जिसे बोलते हैं ईशियल ट्यूबरोसिटी, जिस पे जब हम बैठते हैं तो हमारे बॉडी का वेट रेस्ट करता है, मतलब कि हमारी पूरी बॉडी का वेट इन दो बोन्स पे, दोनों लेफ्ट और राइट साइड पे रहता है जब हम बैठते हैं सिटिंग पोजिशन में। सो इट वॉज अबाउट द फंक्शंस ऑफ पेल्विस। नाउ विल सी फर्दर more functions are there. It helps in the mechanism of labor and delivery of baby. mechanism of labor क्या होता है, OBG स्टूडेंट, मिडवाइफरी स्टूडेंट सबको पता होगा कि मैकेनिज्म जब 9 मंथ कंप्लीट होने के बाद बेबी डिलीवर होने के प्रोसेस में आता है तो मूवमेंट होते हैं, कैसे बच्चा घूम के वजाइना से डिलीवर होता है, उस प्रोसेस के लिए पेल्विस हेल्प करती है। कैसे हेल्प करती है, क्योंकि जब बेबी अंदर रोटेट हो रहा होता है तो पेल्विस क्या होता है, स्ट्रेच हो जाता है, ठीक है, जितने भी लिगामेंट होते हैं वो खिंच के ज़्यादा जगह बनाते हैं पेल्विस के अंदर कि बच्चा अच्छे से रोटेट करके डिलीवर हो पाए। दूसरी चीज़ें क्या है, डिलीवरी ऑफ बेबी के डिलीवरी में भी स्मूथली स्पेस देने के लिए, स्मूथ डिलीवरी करवाने के लिए हेल्प करता है। देन बॉडी स्ट्रक्चर, अगर इमेजिन आप कर सकते हो अगर पेल्विस नहीं है बॉडी स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा, विल यू एबल टू स्टैंड, विल यू एबल टू वॉक। So it is also very important to picturize or to make the body structure of human being. Next, prevent injury to child during delivery, क्योंकि ये एक हार्ड एरिया होता है, बोन्स हार्ड होती हैं, तो जो इंटरनल ऑर्गन होगा या बेबी इनसाइड है तो उसमें इंजरी होने के चांसेस को डिक्रीज करता है। नेक्स्ट इज सेफ चाइल्डहुड। सेफ चाइल्डहुड मतलब ये चाइल्ड डिलीवरी से रिलेटेड है कि सेफली चाइल्ड को डिलीवर करवाना। आगे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पेल्विस। तो बहुत सारे टाइप्स ऑफ पेल्विस होते हैं, जैसे आप स्क्रीन पे देख ही सकते हैं कि सबसे पहला जो पेल्विस का टाइप है गायनेकॉइड पेल्विस, ठीक है, जो राउंड शेप में होती है, मतलब जो उसका कैविटी होगा वो सर्कुलर राउंड बिल्कुल गोल शेप में होगा। द हेल्दी, जिसको हम हेल्दी फीमेल पेल्विस कहते हैं, ठीक है। गायनेकॉइड से आप बेसिकली समझ सकते हो गायनेकॉइड रिलेटेड टू वुमेन, ठीक है, जैसे गायनेकोलॉजिस्ट पढ़ते हो, गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर क्या आते हैं जो वुमेन रिलेटेड हेल्थ इश्यूज़ को डील करते हैं या ट्रीटमेंट करते हैं। तो उससे हम सिंपल अगर याद रखने के लिए अगर ट्रिक्स हैं तो अब याद रख सकते हैं कि गायनेकॉइड का मतलब होता है एक हेल्दी फीमेल पेल्विस जो फेवरेबल होती है बेबी को 9 मंथ के रखने के लिए एज वेल एज मैकेनिज्म ऑफ लेबर के लिए और बेबी को प्रॉपरली डिलीवर करने के लिए। ये ज़्यादातर 90% ऑफ द वुमेन, 50% ऑफ जो वुमेन्स होती हैं उनमें गायनेकॉइड हेल्दी पेल्विस प्रेजेंट होती है। ये राउंड शेप में होती हैं और इसका जो प्यूबिक आर्च होता है, सामने का जो आर्च होता है वो 90 डिग्रीज का होता है। एंड दूसरा है एंड्रॉइड पेल्विस जो कि हार्ट शेप की होती है और ये मेल पेल्विस होती है। थर्ड पॉइंट जो है एंड्रॉइड, जिसको एंटीरियो पोस्टीरियर जो शेप होता है वो ओवल शेप में होता है, मतलब लेस स्पेस होता है और ये चांसेस ये लगभग 25% ऑफ वुमेन में प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से डिलीवरी, बेबी की डिलीवरी नॉर्मल होना डिफ़िकल्टी आ सकती है क्योंकि उसमें लेस स्पेस होता है। लास्ट टाइप है प्लेटिपेलॉइड, जिसमें ट्रांसवर्स जो एरिया होता है वो ओवल शेप में होता है और ये बहुत रेयरली प्रेजेंट होती है। अप्रॉक्स लाइक 15 to 20% चांसेस होते हैं कि प्लेटिपेलॉइड पेल्विस प्रेजेंट होती है वुमेन्स में। नेक्स्ट हम डिटेल में देखेंगे फॉर द ईच पेल्विस। First is gynecoid pelvis. So here we can see this pelvis is also gynecoid pelvis. Gynecoid pelvis पिक्चर से आप देख सकते हो, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो कि कैसा एक राउंड लाइक अज्यूम कर सकते हैं हम कि राउंड लाइक स्ट्रक्चर दिया हुआ है और जिसमें प्रॉपर स्पेस है। जब ये स्ट्रेच आउट होगा डिलीवरी के टाइम तो बेबी प्रॉपरली मूवमेंट करके, जितने भी कार्डिनल मूवमेंट्स है वो मूवमेंट करके लोअर यूट्राइन सेगमेंट में जा सकता है, ईजिली जा सकता है विद द हेल्प ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। ये 50% ऑफ वुमेन में प्रेजेंट होता है और जो ये प्यूबिक आर्च है यहाँ पे जो दिख रहा है ये 90 डिग्री का होता है। ये जो फ्रंट में एक आर्च जैसा प्रेजेंट है प्यूबिक बोन के नीचे, ये 90 डिग्रीज का होता है और ये ज़्यादातर वुमेन्स में पाया जाता है, जिसे हम हेल्दी फीमेल पेल्विस भी कहते हैं, जो फेवरेबल होती है डिलीवरी के लिए, बेबी को रखने के लिए, कंसीव करने के टाइम पे। नेक्स्ट हम देखेंगे दूसरे टाइप ऑफ पेल्विस, एंड्रॉइड पेल्विस, जो कि हार्ट शेप की होती है।
यहाँ पे सेंटर में भी आपको देखो पिक्चर से बताया गया कि बेसिकली इसका हार्ट शेप अगर आप यहाँ पे देखेंगे एक अज्यूम करके, तो एक हार्ट शेप स्ट्रक्चर, और इसे मेल पेल्विस भी कहते हैं। एंड्रॉइड पेल्विस को एक हेल्दी मेल पेल्विस कहते हैं, क्योंकि उसका यहाँ पे क्या होता है, लेस स्पेस होता है, और फीमेल पेल्विस में ज़्यादा स्पेस होता है। क्यों ज़्यादा स्पेस होता है? क्योंकि बेबी को डिलीवर करने के लिए और बेबी कंसीव करने के लिए मोर स्पेशियस पेल्विस चाहिए, जो फीमेल्स में होती है। Next we'll see about the third type of pelvis, that is anthropoid pelvis. Anthropoid pelvis, ये पेल्विक हम ये कह सकते हैं स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी की वजह से भी इस पेल्विस का शेप चेंज होता है, जिसको हम कह सकते हैं ओवल शेप में होती है। ये वाला स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, ट्रांसवर्स जो डायमीटर है इसकी क्या होगी, वो ओवल शेप में होती है। ओवल शेप का मतलब है कि प्रॉपरली बेबी उसके अंदर आ नहीं पाएगा, तो इसको ये बोलते हैं कि ये फेवरेबल नहीं होती है। मैटरनल पेल्विस हम नहीं कह सकते हैं फेवरेबल, क्योंकि ये प्रॉपर मूवमेंट्स नहीं कर पाएगी, और जब बेबी का डिलीवरी हो रहा है तो मे बी ऑब्स्ट्रक्शंस आ जाएंगे, कोकिक्स पीछे की तरफ नहीं जा पाएगी, तो चांसेस होते हैं कि सिजेरियन करना पड़े। नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस डिक्रीज हो जाते हैं ऐसे अगर मदर को पेल्विस है। नेक्स्ट विल सी अबाउट प्लेटिपुलाइड पेल्विस, जो कि बहुत रेयर चांसेस होते हैं, 25% अप्रॉक्स चांसेस होते हैं कि मे बी ऐसी पेल्विस वुमेन्स में प्रेजेंट हो। पर इसका क्या होता है कि डायमीटर जो ट्रांसवर्स वाला होता है वो ओवल शेप में होता है, तो ये प्रॉपरली स्पेशियस कम होती है, जो कि एक फेवरेबल स्पेस नहीं दे सकती है बेबी को डिलीवरी के लिए। तो ये थी 4 टाइप ऑफ पेल्विस जो हमने पढ़ी। फर्स्ट हमने देखा गायनेकॉइड पेल्विस की डिटेल में, जो कि राउंड शेप की होती है। सेकेंड वी हैड सीन अबाउट एंड्रॉइड पेल्विस, जिसे हम मेल पेल्विस भी कहते हैं। थर्ड वी हैड सीन अबाउट एंथ्रोपॉइड पेल्विस, देन लास्ट वी हैड सीन अबाउट प्लेटिपुलॉइड पेल्विस। नेक्स्ट विल सी अबाउट डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल पेल्विस। क्या डिफरेंस होता है मेल और फीमेल पेल्विस? सो एज इट इज गिवन हियर, बोन्स आर लाइटर। ये फीमेल पेल्विस के बारे में लिखा हुआ है और ये मेल पेल्विस के बारे में लिखा हुआ है। फीमेल पेल्विस में जो बोन्स क्या होती हैं, वो लाइटर होती हैं और थिनर होती है, मतलब जो अगर हम देखेंगे तो उनकी जो डेंसिटी होती है वो देखेंगे तो वो थिन बनी हुई होती हैं, और जो वेट होता है वो लाइट वेट होती हैं। एज कम्पेयर टू मेल, बोन्स आर हैवियर एंड थिकर, और जो मेल पेल्विस में बोन्स होती हैं वो ज़्यादा हैवी होती हैं और ज़्यादा थिक बनी हुई होती हैं। नेक्स्ट, फॉल्स पेल्विस इज सॉलो। फॉल्स पेल्विस क्या होता है? जो ये ब्रिम का एरिया है, ब्रिम के अबव वाला जितना भी एरिया है उसे हम फॉल्स पेल्विस बोलते हैं, और इस ब्रिम के नीचे का जितना भी एरिया होता है उसे हम ट्रू पेल्विस बोलते हैं। तो फॉल्स पेल्विस जो होता है वो सॉलो होता है, और मेल में क्या होता है वो डीप होता है, मतलब ज़्यादा स्पेशियस होता है। फीमेल में फॉल्स पेल्विस वाला एरिया कम स्पेशियस होता है, और मेल पेल्विस में फॉल्स पेल्विस वाला एरिया ज़्यादा स्पेशियस होता है। नेक्स्ट है पेल्विक कैविटी इज वाइड एंड सॉलो। पेल्विक कैविटी मतलब जो ये कैविटी वाला एरिया है ये ज़्यादा चौड़ा होता है और ज़्यादा गहरा होता है, लेकिन मेल में क्या होता है, पेल्विक कैविटी वाला एरिया जो होगा वो नैरो होगा, मतलब लेस स्पेशियस होगा। नेक्स्ट पॉइंट है इन फीमेल पेल्विक इनलेट राउंड और इन ओवल शेप। राउंड मतलब एक प्रॉपर स्पेस देना, लेकिन मेल पेल्विस में क्या होता है, पेल्विक इनलेट हार्ट शेप प्लस स्मॉल। हार्ट शेप का होगा और स्मॉल, वाइडर नहीं होगा, स्मॉल एरिया होगा। नेक्स्ट है फीमेल पेल्विस में आउटलेट कंपेरेटिवली लार्ज होगा, कंपैरिजन में आउटलेट जो होगा, और मेल पेल्विस में क्या होगा, जो आउटलेट है, आउटलेट का मतलब सिंपली हम इसमें डिस्कस कर सकते हैं। इनलेट का मतलब जब अंदर जा रहे हैं, कैविटी का मतलब ये कैविटी वाला एरिया, और आउटलेट ये एक्सटर्नल पार्ट है, मतलब यहाँ से जब बाहर कुछ निकल रहा है तो ये आउटलेट वाला एरिया है। तो यही हम देख रहे हैं कि फीमेल पेल्विस में आउटलेट का जो एरिया होगा वो ज़्यादा होगा वाइडर, और मेल पेल्विस में जो आउटलेट का एरिया होगा वो लेस वाइडर होगा। देन फीमेल पेल्विस में सब प्यूबिक एंगल क्या होगा, लार्ज होगा, जो ये वाला एंगल है एज कम्पेयर टू मेल पेल्विस ये ज़्यादा बड़ा होगा, जो अभी हमने डिस्कस किया कि फीमेल पेल्विस में ये अप्रॉक्स 90 डिग्री के अबव होगा, और ये मेल पेल्विस में 90 डिग्री से कम होगा जो प्यूबिक आर्च है। कोकिक्स मोर फ्लेक्सिबल एंड स्ट्रेटन। इसमें क्या होता है, जब बेबी आ जाता है पेल्विक कैविटी के नीचे तो मदर को क्या होता है कि जो कोकिक्स है, सबसे छोटी सबसे नीचे वाली जो बोन है, ये क्या होती है पीछे की तरफ मूव करके बैक चली जाती है, और ये बहुत फ्लेक्सिबल बोन होती है लेकिन फीमेल्स में। लेकिन मेल्स में जो कोकिक्स होती है वो लेस फ्लेक्सिबल होती है, आगे की तरफ ज़्यादा कर्व्ड होती है, लेस फ्लेक्सिबल होती है। नेक्स्ट है ईशियल ट्यूबरोसिटी मोर इवर्टेड। ईशियल ट्यूबरोसिटी मोर इवर्टेड का मतलब है अंदर की तरफ ज़्यादा होती है फीमेल्स में, और मेल पेल्विस में क्या होती है लेस इवर्टेड होती है,
लॉन्गर फेस मोर मेडिएटली, मतलब ये बाहर की तरफ ज़्यादा निकली रहती है और शेप में थोड़ी सी बड़ी होती है एज कम्पेयर टू द मेल पेल्विस. सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन द मेल पेल्विस एंड फीमेल पेल्विस. Now we'll see next about the anatomical division of pelvis. Anatomically pelvis को जो है वो 2 डिवीजन में डिवाइड किया है. फर्स्ट है फॉल्स पेल्विस एंड नेक्स्ट है ट्रू पेल्विस. सिंपल सा है. फॉल्स का सिंपल मतलब है जो हम ओबीजी पढ़ रहे हैं या फिर डिलीवरी वाले प्रोसेस में जो पार्ट बिल्कुल हेल्प आउट नहीं कर रहा है उसे हम बोलते हैं फॉल्स पेल्विस. और डिलीवरी के मैकेनिज्म ऑफ लेबर के प्रोसेस में जो हेल्प कर रहा है मेन पार्ट्स उन्हें हम बोलते हैं ट्रू पेल्विस. फॉल्स पेल्विस क्या है? एरिया अबव द ब्रिम. हम इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं ये जो एक रिम है इसको हम बोलते हैं ब्रिम. ठीक है, इसके ऊपर का जो एरिया है, ठीक है, ये बोन्स वाला एरिया हो गया, ये सैक्रल प्रोमोन्ट्री हो गया, तो इतना सारा जो एरिया ये हमारे डिलीवरी के प्रोसेस में काम नहीं आ रहा है. इस वजह से इनको हम बोलते हैं फॉल्स पेल्विस. और इस ब्रिम के नीचे का जो कैविटी है, आउटलेट है, इनलेट है, ये सारे एरिया क्या हैं जो हमारे नॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ लेबर, डिलीवरी, इन सारे में काम आ रहे हैं, तो इन्हें हम बोलते हैं ट्रू पेल्विस. Formed by the iliac portion of the innominate bone and is limited above the iliac crest. Only function is to support the enlarged uterus during the pregnancy. क्या कह रहे हैं कि जो ये इलियाक वाला ऊपर वाला रीजन है, जो ये फैला हुआ पार्ट, ठीक है, ये हमारा इलियाक क्रस्ट है, ये दोनों इलियाक क्रस्ट है, तो ये जो पूरा ऐसे सपोर्ट है ये हमारा कोई मैकेनिज्म ऑफ लेबर के लिए काम नहीं कर रहा है. बस इसका एक काम क्या है कि जब यूट्रस प्रेगनेंसी के टाइम पे बड़ा हो जाता है तो ये क्या करता है, यूट्रस को अपने ऊपर रखता है, मतलब एज अ सपोर्ट हेल्प करता है कि सपोर्ट कर रहा है यूट्रस का. फॉर ट्रू पेल्विस क्या है? एरिया बिलो द ब्रिम. जो हमने देखा ये नीचे का जो एरिया है ये सारा ट्रू पेल्विस में आता है. दिस इनलेट कैविटी आउटलेट इज कॉल्ड ट्रू पेल्विस. इनलेट का मतलब अंदर जाना, आउटलेट का कैविटी का मतलब इनसाइड वाला पार्ट और आउटलेट मतलब बाहर वाला. तो ये सारे आते हैं ट्रू पेल्विस में. सो दिस इज अबाउट द ट्रू पेल्विस एंड फॉल्स पेल्विस. Now we'll see about the 4 bones of articulated pelvis. जो हमारा पूरा पेल्विस का स्ट्रक्चर बना हुआ है वो आर्टिकुलेशन से बना हुआ है. आर्टिकुलेशन को हम सिंपल कह सकते हैं कि जुड़ के, बंध के या एक साथ आके, कंपोज्ड होके. ठीक है, तो जो पूरी हमारी पेल्विस बनती है वो 4 बोन से मिलके बनती है. पहली जो 2 बोन्स होती हैं वो होती है इनोमिनेट बोन, जिनको हम हिप बोन्स भी बोलते हैं. ये बोन जो है पूरी यहाँ तक, ये एक इनोमिनेट बोन है और ये दूसरी इनोमिनेट बोन है. सो हियर दैट्स व्हाई इट इज़ रिटन 2 इनोमिनेट बोन, जिन्हें हम हिप बोन भी बोल सकते हैं. नेक्स्ट है 1 सैक्रम. ये जो दिया हुआ है ये है सैक्रम का स्ट्रक्चर, जिसे हम काउंटिंग में 1 ही काउंट करते हैं, इवन दो इट इज़ फ्यूज्ड विद द 5 वर्टिब्रल कॉलम. 5 वर्टिब्रल कॉलम फ्यूज होती हैं एक साथ और एक बोन बनाती हैं जिसको हम बोलते हैं सैक्रम. दैट्स व्हाई वी आर काउंटिंग एज 1 बोन. लास्ट है 1 कोकिक्स. इट इज़ ऑल्सो फ्यूज्ड विद द 4 वर्टिब्रल कॉलम. 4 वर्टिब्रल कॉलम एक साथ फ्यूज होते हैं और एक छोटी सी बोन बनाते हैं जिसको हम कोकिक्स बोलते हैं. बट इन काउंटिंग विल ओनली काउंट 1 बोन. सो हमारी पूरे जो पेल्विस है वो आर्टिकुलेट होके 4 बोन से बनती है. 2 इनोमिनेट बोन, 1 कोकिक्स और 1 सैक्रम. अभी हम एक एक करके ईच को डिटेल में डिस्कस करेंगे. इनोमिनेट बोन ऑफ द हिप बोन. अभी फर्दर क्या है, सब डिवीज़न है कि अभी हमने तो देखा कि 4 बोन्स है, लेकिन अभी हम एक एक बोन को डिटेल में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम देखेंगे इनोमिनेट बोन और हिप बोन के बारे में. इनोमिनेट बोन जो है फर्दर 3 पार्ट में या 3 बोन्स में डिवाइड होती है. 3 डिविजन्स हैं उसमें, या 3 बोन से मिलके बनती है. जैसे आप स्ट्रक्चर में देख सकते हो कि ये एक हिप बोन है. ठीक है, ये ऊपर का पार्ट जो है वो इलियम है, सामने का पार्ट जो है वो, नीचे का पार्ट जो है वो ईशियम है, और जो सामने का पार्ट है वो प्यूबिक बोन होता है. ईच इनोमिनेट बोन और हिप बोन फॉर्म्स विद द कॉम्बिनेशन और फ्यूजन ऑफ 3 बोन्स. हर एक इनोमिनेट बोन जो होती है वो फ्यूजन से बनती है विद द हेल्प ऑफ 3 बोन्स. पहला है इलियम, दूसरा है ईशियम और तीसरा है प्यूबिस. हम इसमें भी देख सकते हैं कि जो ये एक इनोमिनेट बोन है, ठीक है, ये फ्यूज़ होके 3 बोन से बनती है. जो ये अपर वाला पोर्शन है इसे बोलते हैं हम इलियम, और जो ये नीचे वाला पोर्शन है इसे हम बोलते हैं ईशियम, और जो फ्रंट वाला पोर्शन है इसे हम बोलते हैं प्यूबिस. नाउ विल सी अबाउट इलियम. इलियम क्या है? इलियम इज द आउटर एंड अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द हिप बोन. हिप बोन का आउटर और सबसे ऊपरी पार्ट होता है इलियम.
इट इज़ द फ्लेयर्ड आउट पार्ट। फ्लेयर्ड आउट का मतलब बाहर की तरफ निकला हुआ। फ्लेयर्ड में आप ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये फ्लेयर्ड आउट पार्ट है, ठीक है। फ्लेयर्ड आउट पार्ट व्हेन वी कीप आवर हैंड ऑन द वेस्ट इट विल बी रेस्टिंग ऑन द इलियाक क्रेस्ट। जब भी आप कभी खड़े होते हो या अपना हाथ अपने कमर पे रखते हो, ठीक है, तो जब आपका हैंड जहाँ पे सपोर्ट कर रहा है, जहाँ पे रेस्ट कर रहा है, उस एरिया को हम बोलते हैं इलियाक क्रेस्ट, जो ये अपर वाला पोर्शन होता है, ठीक है। जब भी हम अपना हाथ अपने वेस्ट पे रखते हैं तो हमारा हाथ कहाँ पे रेस्ट करता है, इलियाक क्रेस्ट पे। नेक्स्ट फर्दर विल सी इन फ्रंट ऑफ द इलियाक क्रेस्ट देयर इज अ बोनी प्रोमिनेंस। इलियाक क्रेस्ट के जस्ट सामने एक बोनी प्रोमिनेंस होता है। प्रोमिनेंस का मतलब क्या हुआ है, उभरा या निकला हुआ पार्ट। सिंपल हिंदी में मतलब है कोई पार्ट जो उभरा हुआ है या निकला हुआ है उसे हम बोलते हैं प्रोमिनेंस। तो बोन निकली हुई है या उभरी हुई है उसे बोलेंगे बोनी प्रोमिनेंस, कॉल्ड एज एंटीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन। हम उसको क्या बोलेंगे, एंटीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन। जैसे इसमें हम देख सकते हैं, ये हमने पढ़ा है इलियाक क्रेस्ट। इलियाक क्रेस्ट के सामने ये उभरा हुआ पार्ट है जिसे हम बोलते हैं एंटीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन। अब एंटीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन हमने क्यों बोला है, एंटीरियर इसलिए बोला है क्योंकि ये आगे के साइड है, फ्रंट पे है। सुपीरियर इसलिए बोला है क्योंकि ये ऊपर है, ठीक है। और इलियाक स्पाइन क्योंकि ये इलियम का पार्ट है। इलियम के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। उसके जस्ट नीचे हम जाएंगे, देयर इज अनदर बोनी प्रोमिनेंस कॉल्ड एंटीरियर इंफीरियर इलियाक स्पाइन। एंटीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन के जस्ट नीचे जब हम पेल्विस में देखेंगे तो एक और बोनी प्रोमिनेंस छोटा सा प्रेजेंट होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, एंटीरियर इंफीरियर इलियाक स्पाइन। एंटीरियर इस वजह से बोला है कि दैट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन फ्रंट। इन्फीरियर इसलिए बोल रहे हैं कि अभी वो थोड़ा सा नीचे प्रेजेंट है। सुपीरियर ऑलरेडी ऊपर प्रेजेंट हो चुका है, अभी ये थोड़ा सा नीचे प्रेजेंट है इलियाक स्पाइन। तो ये दो इलियाक स्पाइन हमने फ्रंट में पढ़ लिया। देन विल सी सेम 2 पॉइंट्स आर प्रेजेंट एट द पोस्टीरियर साइड ऑफ द पेल्विस। जैसे कि एंटीरियर साइड में 2 पॉइंट, ये हमने प्रोमिनेंसेस को पढ़ा, एक ये प्रोमिनेंस पढ़ा, ये इंफीरियर प्रोमिनेंस पढ़ा। वैसे ही जब हम पेल्विस को टर्न करते हैं तो बैक साइड पे भी प्रोमिनेंस हैं, तो हमको इन प्रोमिनेंस के बारे में भी पढ़ना है। तो जो 2 प्रोमिनेंस है, पहले हमने पढ़े एंटीरियर इंफीरियर और एंटीरियर सुपीरियर, वैसे ही ये अब पोस्टीरियर हो जाएगा क्योंकि बैक साइड पे हम पढ़ रहे हैं तो उसको बोलते हैं पोस्टीरियर। इसमें भी है पोस्टीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन और जस्ट बिलो अनदर बोनी प्रोमिनेंस, उसे हम बोलेंगे पोस्टीरियर इंफीरियर इलियाक स्पाइन। सो इट इज़ अबाउट द इलियम कि इलियम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इलियाक क्रस्ट प्रेजेंट होता है, उसके सामने बोनी प्रोमिनेंस होते हैं। फ्रंट साइड में जो है उसे हम एंटीरियर और एंटीरियर सुपीरियर और इंफीरियर बोलते हैं इलियाक स्पाइन, और बैक साइड पे पोस्टीरियर एंड सुपीरियर इलियाक स्पाइन जो है वो प्रेजेंट है, जो हमने देखा है स्ट्रक्चर में एज वेल एज एक्सप्लेनेशन में। नाउ फर्दर विल सी नेक्स्ट पार्ट जो है ईशियम, ठीक है। ईशियम क्या होता है, इट इज़ अ थिक लोअर पार्ट ऑफ द हिप बोन। थिक लोअर मतलब कि मोटा और सबसे हैवी पार्ट होता है पेल्विक हिप बोन का, जो कि नीचे का पार्ट होता है। ये पार्ट जो कलर में हमको डिफरेंट कलर में दिखाई दे रहा है, ये क्या है, हिप बोन का लोअर पार्ट है जिसे हम ईशियम बोलते हैं। नाउ विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट ईशियम। ईशियम क्या है, इट हैज़ लार्ज प्रोमिनेंस नोन एज ईशियल ट्यूबरोसिटी। ये नीचे वाले पार्ट जो दोनों तरफ हैं, ठीक है, जो अभी हमने बैठने के लिए बताया था कि जब हम बैठते हैं तो हमारी बॉडी का वेट कहाँ रेस्ट करता है, ईशियल ट्यूबरोसिटी पे, ठीक है। तो जब ये एक लार्ज बोनी प्रोमिनेंस है, प्रोमिनेंस का मतलब हमको पता है कि उभरा हुआ, लेकिन लार्ज यहाँ पे लगा है मतलब एक बड़ा बोनी प्रोमिनेंस है, निकला हुआ पार्ट है। जब हम बैठते हैं तो हमारे बॉडी का वेट इसी पे रेस्ट करता है। When we are sitting, our body rest on ischial tuberosity, मतलब कि ये इम्पॉर्टेंट है, जब भी हम बैठते हैं तो हमको सपोर्ट करने के लिए, एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट देने के लिए while sitting। नेक्स्ट, just behind and little above there is inward projection known as ischial spine। अब हमने नीचे का पार्ट तो पढ़ा कि ईशियल ट्यूबरोसिटी है, ये एक राइट साइड की ईशियल ट्यूबरोसिटी है और ये लेफ्ट साइड की ईशियल ट्यूबरोसिटी है। ईशियल ट्यूबरोसिटी तो हमने पढ़ लिया, लेकिन अभी हम इसमें जस्ट बैकवर्ड अगर देखेंगे, जस्ट बिहाइंड पीछे की तरफ और थोड़ा सा अबव जाकर देखेंगे, यहाँ पे ये ईशियल ट्यूबरोसिटी, इसके जस्ट बिहाइंड पीछे और थोड़ा सा अबव देखेंगे तो एक इनवर्ड प्रोजेक्शन है। हियर यू कैन सी एक प्रोजेक्शन दिखाई दे रहा है, लेकिन वो अंदर की तरफ है।
इनवर्ड प्रोजेक्शन है, दैट इज नोन एज ईशियल स्पाइन, और वो लेफ्ट राइट दोनों साइड पे प्रेजेंट होगी, इसको हम बोलेंगे ईशियल स्पाइन। इन लेबर द स्टेशन ऑफ हेड इज एस्टिमेटेड और एग्जामिन्ड इन द रिलेशन टू द ईशियल स्पाइन। इस पॉइंट का क्या मतलब है कि जब असेसमेंट किया जाता है, मतलब कि स्टेशन ऑफ जब बेबी डिलीवर हो रहा होता है, कॉन्ट्रैक्शन आ रहे होते हैं, तो पर वजाइनल एग्जामिनेशन करके एसेस किया जाता है कि बेबी का हेड कहाँ पे है, या फिर सर्वाइकल डायलिटेशन कितना हुआ है, डिलीवरी होने में भी कितना टाइम है। तो एग्जामिनेशन करके ये फाइंड आउट किया जा सकता है कि स्टेशन ऑफ हेड कहाँ है, स्पाइन के पास है कि नहीं। उस समय पे ईशियल स्पाइन का यूज़ होता है। अभी भी टिल नाउ इफ anyone is having any doubt regarding any point or topic, you can give like questions in comment section. Our team will reply as soon as possible. Next we'll see about pubis. Pubis bone क्या है कि हमारे पेल्विक का फ्रंट एरिया प्रिपेयर करती है, ठीक है। फ्रंट का पोर्शन बनाने के लिए दोनों साइड से, राइट एंड लेफ्ट साइड से पेल्विस आते हैं और फ्रंट का पोर्शन बनाते हैं। पेल्विस क्या होता है, प्यूबिस बोन फॉर्म्स द एंटीरियर ऑफ द पेल्विस। प्यूबिस क्या करती है, एंटीरियर पोर्शन पेल्विस का बनाती है। इट हैज़ बॉडी एंड टू ओर लाइक प्रोजेक्शन, द सुपीरियर रैमस एंड द इंफीरियर रैमस। ओर लाइक प्रोजेक्शन इस स्ट्रक्चर में हम देख सकते हैं कि इट हैज़ अ बॉडी, मतलब ये बॉडी है, ठीक है, और ये ओर लाइक प्रोजेक्शंस है, और यहाँ पे भी है ओर लाइक प्रोजेक्शंस, और इधर पे भी है, ठीक है। ओर लाइक प्रोजेक्शन क्या है कि ये निकले हुए यहाँ से पोर्शंस हैं, जो ऊपर साइड प्रेजेंट है उसे सुपेरियर रैमस बोलते हैं, जो नीचे साइड प्रेजेंट है उसे इन्फीरियर रैमस बोलते हैं। Next, this is continue. The two pelvic bone meet at the symphysis pubis and the two inferior ramus form the pubic arch merging into the similar ramus on the ischium. क्या बोला है कि जब ऊपर के टू ramus मिलते हैं तो एक symphysis pubis, ये एक joint है, ठीक है, यहाँ पे आके जुड़ते हैं, मीट करते हैं, मिलते हैं। लेकिन जब ये inferior ramus हैं, जब आते हैं एक जगह पे मिलते हैं तो क्या है, एक आर्च के जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। इसे प्यूबिक आर्च भी बोला जाता है, जो कि हेल्प आउट करता है डिलीवरी के लिए। और गायनोकॉइड पेल्विस में ये मोर देन 90 डिग्रीज होता है, जो ज़्यादा स्पेस दे पाता है बेबी को प्रॉपरली डिलीवर करने के लिए। नेक्स्ट विल डिस्कस अबाउट द प्लेस इनक्लोज्ड बाय द बॉडी ऑफ द प्यूबिक बोन, द रैमी एंड द ईशियम इज नोन एज ऑब्टुरेटर फोरामेन। ऑब्टुरेटर फोरामेन, ये प्यूबिक बोन एक इनोमिनेट बोन है, उसमें एक होल हमको दिखाई दे रहा है कि ये होल क्यों है हमारी पेल्विस में। आप देख सकते हो ना, दोनों साइड पे एक ये होल प्रेजेंट है, एक ये होल प्रेजेंट है, तो ये क्यों है, कैसे बना है। तो इसको तो सिंपल सबसे पहले बात बोलते हैं ऑब्टुरेटर फोरामेन। और ऑब्टुरेटर फोरामेन बनता कैसे, द प्लेस इनक्लोज्ड बाय द बॉडी ऑफ द प्यूबिक बोन, द रैमी एंड द ईशियम, ठीक है। जब सारे स्ट्रक्चर बन गए, उनके अलावा जो जगह बची हुई है, ठीक है, ये खाली स्पेस बचा हुआ है, इन सारे कुछ ना कुछ इन सबका पोर्शन है, उसके बाद ये जाके स्पेस बचा हुआ है, इसे हम बोलते हैं ऑब्टुरेटर फोरामेन। और ये बहुत सारे लिगामेंट्स जो होते हैं वो इससे क्रॉस होते हैं, ये जाके अटैचमेंट होता है लिगामेंट्स का, मसल्स का। और इसके बाद हमारे जो नर्व सेल्स होती हैं, नर्व्स होती हैं, वो क्या होती हैं, इसके अंदर से ट्रांसफ़र हुई होती है, प्रॉपर उनको स्पेस मिलता है। इस वजह से ये स्ट्रक्चर बना हुआ है हमारी पेल्विस में। आगे हम देखते हैं, ईच इनोमिनेट बोन कंटेन अ डीप कप शेप कैविटी। एक ये इनोमिनेट बोन का स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं ना, यहाँ पे एक हॉलो, एक डीप मतलब गहरी कप शेप कैविटी है। इसमें भी आप देख सकते हैं दोनों तरफ एक ये कप शेप कैविटी प्रेजेंट है और एक इधर भी कप शेप कैविटी प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये किस लिए हमारी पेल्विस में है, टू रिसीव द हेड ऑफ द फीमर टर्म्ड एज एसिटाबुलम। और इस हॉलो शेप कैविटी को, कप को हम क्या बोलते हैं, एसिटाबुलम बोलते हैं। और ये क्यों प्रेजेंट होती है, जो हमारा फीमर का हेड है उसके आर्टिकुलेशन के लिए, उसको रिसीव करने के लिए प्रेजेंट होती है। विच इज कंपोज्ड ऑफ द 3 फ्यूज्ड बोन इन द फॉलोइंग प्रोपोर्शन। और ये जो कप शेप कैविटी है ये कैसे बनती है, जब 3 बोन एक कंपोज होती हैं तो उनका कुछ कुछ पोर्शन आके इस हॉलो कप शेप कैविटी को बनाता है। जैसे 2/5 ऑफ द इलियम, इलियम का 2/5 पोर्शन, 2/5 ऑफ द ईशियम, ईशियम बोन का 2/5 पोर्शन, और 1/5 ऑफ द प्यूबिक बोन, प्यूबिक बोन का 1/5 पोर्शन। ये तीनों बोन्स का
कंपोजिशन होता है, पोर्शंस एक साथ कोलैब होते हैं और ये डीप कप शेप कैविटी एसिटाबुलम का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट विल सी अबाउट द सियाटिक नॉच। सियाटिक नॉच, दो सियाटिक नॉच हमारी बॉडी पेल्विस में प्रेजेंट होती हैं, लेसर सियाटिक नॉच एंड ग्रेटर सियाटिक नॉच। ऑन द लोअर बॉडी द इनोमिनेट बोन आर फाउंड 2 कर्व्स। ठीक है, हमारे जब ये पेल्विस को हम देखेंगे क्या है, इसके बैक साइड पे 2 कर्व प्रेजेंट होंगे। 2 कर्व के बारे में हम इन्हीं को लेसर सियाटिक नॉच और ग्रेटर सियाटिक नॉच बोलते हैं। जो ये कर्व है, एक जो बड़ा कर्व दिख रहा है, इसे हम ग्रेटर सियाटिक नॉच बोलते हैं, और जो दूसरा कर्व है, छोटा कर्व, इसे बोलते हैं लेसर सियाटिक नॉच। ग्रेटर सियाटिक नॉच क्या होता है? द कर्व एक्सटेंड फ्रॉम द पोस्टीरियर इंफीरियर इलियाक स्पाइन टू द ईशियल स्पाइन। जो कर्व स्टार्ट होता है बैक साइड पे, पोस्टीरियर इंफीरियर इलियाक स्पाइन से लेके ईशियल स्पाइन तक, और एक ग्रेटर कर्व होता है, मतलब बड़ा कर्व होता है, इसे बोलते हैं ग्रेटर सियाटिक नॉच। दूसरा है लेसर सियाटिक नॉच। द कर्व लाइज बिटवीन द ईशियल स्पाइन एंड द ईशियल ट्यूबरोसिटी। ईशियल ट्यूबरोसिटी से ईशियल स्पाइन से लेकर ईशियल ट्यूबरोसिटी तक एक जो छोटा कर्व प्रेजेंट होता है, उसे हम बोलते हैं लेसर सियाटिक नॉच। और ये पोस्टीरियर सरफेस में दोनों लेफ्ट और राइट साइड ऑफ इनोमिनेट बोन में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट विल सी अबाउट सैक्रम। Till now we had completed about innominate bone. Innominate bone is divided into 3 portions or formed by the fusion of 3 bones: ilium, the upper part; ischium, the lower part; and pubis, the front part of the innominate bone. So we discussed in detail, we had seen in detail what are the part, how is made, structure, everything. Now we'll see about the next bone, that is sacrum. Sacrum क्या है? It is a wedge shaped bone consisting of 5 fused vertebra. वेज शेप का मतलब एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, लीफ लाइक, वेज शेप को हम इन द अनदर वर्ड हम लीफ लाइक स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। जब 5 वर्टिब्रल कॉलम एक साथ फ्यूज होकर एक बोन बनाती है, उस बोन को हम बोलते हैं सैक्रम। नेक्स्ट, सैक्रम क्या है? द अपर बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट सैक्रल वर्टिब्रा विच जट्स फॉरवर्ड इज नोन एज द सैक्रल प्रोमोन्ट्री। ये पोर्शन आप देख रहे हैं, ये सैक्रम का सबसे अपर पार्ट है, सबसे ऊपर वाली वर्टिब्रा है, और ये क्या है? ये आगे की तरफ निकली हुई होती है। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं जट्स फॉरवर्ड। इसका नाम होता है ईशियल, इसका नाम है सैक्रल प्रोमोन्ट्री। इसे हम जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है सैक्रम का, वो आगे की तरफ निकला होता है, और इस पोर्शन को हम बोलते हैं सैक्रल प्रोमोन्ट्री। नेक्स्ट विल सी द एंटीरियर सरफेस ऑफ द सैक्रम इज कॉनकेव। एंटीरियर का मतलब ये अंदर वाला सरफेस जो है सैक्रम का, वो कॉनकेव सरफेस होता है। ठीक है, इज कॉनकेव एंड रेफर टू बी हॉलो ऑफ द सैक्रम। और ये क्या होता है? एक खाली एरिया, हॉलो एरिया, स्पेशियस एरिया माना जाता है। लिटरली सैक्रम एक्सटेंड इनटू 2 आला और विंग्स। आला और विंग्स क्या है कि ये सैक्रम है, और ये जो दोनों साइड में पोर्शन प्रेजेंट है, इनको सैक्रल, आला और विंग बोला जाता है। नेक्स्ट विल डिस्कस 4 पेयर ऑफ होल प्रेजेंट इन द सैक्रम नोन एज फोरामेन पेयर्स। ठीक है, जब हम इसको देखते हैं तो ये 4 पेयर्स, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 और 1 4 पेयर ऑफ होल्स होते हैं, मतलब इसमें छेद होते हैं। पर ये होते क्यों? जब फ्यूज़न हुआ था वर्टिब्रा का, उसकी वजह से ये होल्स आए हैं, और इनको फोरामेन पेयर्स बोलते हैं। और इससे क्या होता है, इसका एक पर्पस भी है। एंड थ्रू दीज नर्व फ्रॉम द क्वाडा इक्विना एमर्जेस टू द सप्लाई द पेल्विक ऑर्गन। यहाँ पे एक नर्व होती है क्वाडा इक्विना, जो पेल्विक ऑर्गन को सप्लाई करती है, वो यहाँ से क्या होती है? इमर्ज करती है, मतलब ये पेल्विक कैविटी के अंदर जा पाती है और सप्लाई कर पाती है जो पेल्विक ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। द पोस्टीरियर सरफेस इज रफेंड टू रिसीव द अटैचमेंट ऑफ मसल। जब हम बैक साइड ऑफ द सैक्रम देखेंगे, इन साइड का तो हमारा हॉलो कॉन्केव सरफेस है, लेकिन जब हम बैक साइड ऑफ द सैक्रम हम जब विजुलाइज करेंगे तो हम देखेंगे इट इज़ हैविंग अ रफ स्ट्रक्चर। बिल्कुल रफ स्ट्रक्चर है, कोई भी स्मूथनेस नहीं है, कोई भी प्रॉपर एक अलाइनमेंट्स नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है? टू अटैच द मसल और टू गेट अटैच्ड फ्रॉम द मसल्स, ऐसा स्ट्रक्चर इसका होता है, रफ स्ट्रक्चर। नेक्स्ट विल सी अबाउट द लास्ट बोन, दैट इज कोकिक्स। कोकिक्स
इसको हम एक वेस्टिजियल टेल कहते हैं। वेस्टिजियल टेल का मतलब एक छोटी सी पूंछ के जैसा स्ट्रक्चर हम कह सकते हैं हिंदी में, जिसे इंग्लिश वर्ड में बोलते हैं स्मॉल वेस्टिजियल टेल। इट कंसिस्ट ऑफ 4 फ्यूज वर्टिब्रा फॉर्मिंग अ स्मॉल ट्रायंगुलर बोन। जब 4 वर्टिब्रल कॉलम एक साथ फ्यूज होते हैं, एक छोटी सी स्मॉल ट्रायंगुलर बोन का फॉर्मेशन करते हैं, which articulate with the 5th sacral segment called sacrocochigeal joint। यहाँ पे स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं जो सैक्रम का सबसे लास्ट वाला सेगमेंट था, सबसे लास्ट वाला वर्टिब्रल कॉलम था, उसके साथ जब कोकिक्स का अटैचमेंट हो रहा है, लास्ट सेगमेंट ऑफ सैक्रम और फर्स्ट पार्ट ऑफ द कोकिक्स, तो यहाँ पे एक जॉइंट हो रहा है, यहाँ पे आर्टिकुलेशन हो रहा है, तो यहाँ पे एक जॉइंट प्रेजेंट होगा। किस जॉइंट के थ्रू आर्टिकुलेशन हो रहा है? सैक्रोकोकिजियल जॉइंट वहाँ पे प्रेजेंट होगा। इट मूव्स बैक ड्यूरिंग द डिलीवरी टू गिव स्पेस टू द फीटस। और जब बेबी पेल्विक कैविटी में आ जाता है, पुश हो जाता है, तो उस टाइम कोकिक्स बैकवर्ड चली जाती है। किस वजह से? कि पेल्विक कैविटी में ज़्यादा स्पेस हो जाए, बेबी अच्छे से मूवमेंट करके डिलीवर हो पाए, या मैकेनिज्म ऑफ लेबर के टाइम पे कोई भी प्रॉब्लम या लेस स्पेस ना हो। नेक्स्ट विल सी अबाउट पेल्विक जॉइंट। टिल हियर वी डिस्कस अबाउट बोन्स प्रेजेंट इन द मैटरनल पेल्विस। 4 बोन्स होती हैं, 2 इनॉमिनेट बोन, 1 sacrum and 1 coccyx। We had been discussed in detail about these 4 bones. Now we'll see about the pelvic joint। मैटरनल पेल्विस में क्या जॉइंट प्रेजेंट होते हैं और वो जॉइंट कहाँ कहाँ पे होते हैं? There are main 3 joints। 1 symphysis pubis joint, जो कि 2 pubic bone को जोड़ता है, या फिर 2 pubic bone जहाँ पे मिलती हैं आके, उसे symphysis pubic joint कहते हैं। नेक्स्ट है 2 sacroiliac joint। sacroiliac joint एक ही है, लेकिन वो 2 जगह पे पेल्विस में प्रेजेंट है, लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे, इसीलिए 2 sacroiliac joint हम काउंट करेंगे। लास्ट है 1 sacrocochigeal joint, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। कहाँ पे है sacrocochigeal joint? जब लास्ट पार्ट ऑफ द सैक्रम और फर्स्ट पार्ट ऑफ द कोकिक्स जॉइंट होते हैं, तो वहाँ पे sacrocochigeal joint बनना है। इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे जो है ये सैक्रोइलियाक जॉइंट है, क्योंकि ये सैक्रम और इलियम के बीच में प्रेजेंट है। दूसरा है सिम्फाइसिस प्यूबिस, जहाँ पे 2 प्यूबिक बोन मिल रही हैं, ये सिम्फाइसिस प्यूबिस जॉइंट है। और सैक्रोकोकिजियल जॉइंट यहाँ पे प्रेजेंट है जब सैक्रम का लास्ट सेगमेंट और कोकिक्स का फर्स्ट सेगमेंट आर्टिकुलेट हो रहा है। नेक्स्ट विल सी इन डिटेल अबाउट द ईच joints। So first here we'll see about the symphysis pubis joint। symphysis pubis क्या है? Present between the 2 pubic bone forming the midline। ये एक मिड लाइन बना रही है ना, एक सेंटर की लाइन बना रही है। ये एक प्यूबिक बोन ये है राइट से जो आई है, और एक प्यूबिक बोन ये है जो लेफ्ट से आई है। दोनों आके एक जगह पे मीट कर रही है, वहाँ पे एक मिड लाइन, एक सेंटर बनना है, और ये एक जॉइंट है जो 2 प्यूबिक बोन को जोड़ रहा है, दैट इज नोन एज symphysis pubis joint। नेक्स्ट विल सी अबाउट sacroiliac joint। second joint, that is sacroiliac joint। in this picture you can see where it is present, joins the sacrum to the ilium। they are the strong weight bearing synovial joint present between the sacrum and ilium। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा है कि ये इलियम है, जो इनॉमिनेट बोन का फर्स्ट अपर पोर्शन है, इलियम है, और ये क्या है? सैक्रम है। तो दोनों सैक्रम और इलियन जो एक साइनोवियल जॉइंट, मतलब जो 2 बोन्स के बीच में जॉइंट प्रेजेंट होता है, उससे जुड़े हुए हैं, और इस जॉइंट का नाम है सैक्रोइलियाक जॉइंट। जॉइंट के नेम याद करना बहुत इजी, क्योंकि जिस पोर्शन से जो पोर्शन अटैच हो रहा है, सेम उन्हीं के नेम पे ये जॉइंट है। सैक्रम और इलियम जुड़ रहे हैं तो सैक्रोइलियाक जॉइंट, और ये दोनों साइड पे होंगे, राइट साइड पे भी प्रेजेंट है, लेफ्ट साइड पे भी प्रेजेंट है। इस वजह से जब हमने टाइप पढ़ा था तो उसमें 2 सैक्रोइलियाक जॉइंट पढ़े थे। नेक्स्ट विल सी अबाउट द थर्ड जॉइंट, दैट इज sacrocochigeal joint। जो ये ग्रीन कलर से दिखाई दे रहा है, ये लास्ट सेगमेंट है सैक्रम का, और ये फर्स्ट सेगमेंट है कोकिक्स का। उन दोनों के बीच में आर्टिकुलेशन या जॉइंट प्रेजेंट है, इसे हम बोलते हैं sacrocochigeal joint। The last segment part of the sacrum articulated with the first segment or part of the coccyx and form the joint that is known as sacrocochigeal joint। ये भी नेम के बेसिस पे ही बना हुआ है, सैक्रम कोकिक्स से अटैच हो रहा है, आर्टिकुलेट हो रहा है, इसका मतलब है sacrocochigeal joint है। नेक्स्ट, सो हमने डिस्कस किया अबाउट 3 जॉइंट, sacrocochigeal joint,
sacroiliac joint and symphysis pubis. Next here we'll see about the ligaments. हमारी pelvic bone में क्या क्या ligaments present होते हैं जो सारे स्ट्रक्चर को और pelvic को एक स्पेसिफिक प्रॉपर स्ट्रक्चर में होल्ड करके रखते हैं. फर्स्ट जो लिगामेंट है वो है सैक्रोइलियाक लिगामेंट, जो सैक्रम और इलियम के बीच में प्रेजेंट होगा. ये है सैक्रोइलियाक लिगामेंट. ये राइट साइड पे भी होगा और लेफ्ट साइड पे होगा. दोज कनेक्टिंग द सैक्रम एंड इलियम, जो लिगामेंट सैक्रम और इलियम को कनेक्ट कर रहे हैं उन्हें हम सैक्रोइलियाक लिगामेंट कहते हैं. नेक्स्ट लिगामेंट दैट इज सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट. सारे नेम के बेसिस पे लिगामेंट्स भी हैं. सैक्रोट्यूबरस का मतलब है, सैक्रो का मतलब है सैक्रम, ट्यूबरस का मतलब है ईशियल ट्यूबरोसिटी. ठीक है, दोज पासिंग बिटवीन द सैक्रम एंड ईशियल ट्यूबरोसिटी. ईशियल ट्यूबरोसिटी और सैक्रम के बीच में जो लिगामेंट्स पास हो रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, उनको हम बोलते हैं सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट्स. नेक्स्ट विल सी अबाउट सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट. ट्यूबरस था तो ईशियल ट्यूबरोसिटी थी, और अभी स्पाइनस है तो ईशियल स्पाइन होगा. सैक्रम और ईशियल स्पाइन के बीच में जो लिगामेंट एक दूसरे को होल्ड कर रहे हैं, दोज पासिंग बिटवीन द सैक्रम एंड ईशियल स्पाइन, इन दोनों स्ट्रक्चर के बीच में जो लिगामेंट प्रेजेंट है उन्हें हम बोलते हैं सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट. नेक्स्ट लिगामेंट इज सैक्रोकोकिजियल लिगामेंट. सैक्रोकोकिजियल मीन्स बिटवीन द सैक्रम एंड कोकिक्स जो लिगामेंट प्रेजेंट होते हैं, दोज यूनाइटिंग द सैक्रम एंड कोकिक्स, जो ऐसे लिगामेंट जो सैक्रम और कोकिक्स को एक कर रहे हैं, यूनाइट कर रहे हैं, दोज आर नोन एज सैक्रोकोकिजियल लिगामेंट्स. नेक्स्ट and the last one is intrapubic ligament. Intrapubic ligament those present between the two pubic bone. ये pubic bone है ना फ्रंट में, इन दोनों pubic bone के बीच में जो ligament present हैं उन्हें हम बोलते हैं intrapubic. Intra means in between दो pubic bone के हैं intrapubic ligament. Those are present between the two pubic bones. Next, so it was about the ligament present in the maternal pelvis. We had seen sacroiliac ligament, sacrotuberous ligament, sacroischial ligament, interpubic ligament, sacrocochigeal ligament. Means we studied about the 5 ligament present in the maternal pelvis. Now we'll see the landmark. Landmark in the other word you can also say like fixed point, जिनको हम change नहीं कर सकते. तो pelvis में ऐसे कुछ fixed point हैं, उनको हम लैंडमार्क्स बोलते हैं या स्पेसिफिक पॉइंट्स कह सकते हैं. जैसे सैक्रल प्रोमोन्ट्री, वी कैन सी विद दिस स्ट्रक्चर. फर्स्ट वन इज सैक्रल प्रोमोन्ट्री. जो हमने सैक्रम का अपर जट्स जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं सैक्रल प्रोमोन्ट्री. नेक्स्ट इज सैक्रल आला और विंग. सैक्रल आप अगर याद नहीं होता तो नेम से भी देख सकते हैं कि अभी सैक्रल प्रोमोन्ट्री, अभी हम सैक्रम पे हैं. नेक्स्ट सैक्रल आला और विंग, तो अभी भी हम सैक्रम पे ही हैं. सेकेंड है सैक्रल आला और विंग, दिस इज सैक्रल आला और विंग. थर्ड जो लैंडमार्क है सैक्रोइलियाक जॉइंट है, दिस इज सैक्रोइलियाक जॉइंट. फोर्थ है इलियोपेक्टिलियल लाइन, दिस लाइन इज नोन एज इलियोपेक्टिलियल लाइन. नेक्स्ट है इलियोपेक्टिलियल एमिनेंस. एमिनेंस का भी मतलब होता है उभरा हुआ पार्ट. दिस इज द पॉइंट, दिस इज नोन एज इलियोपेक्टिलियल एमिनेंस. नेक्स्ट इज सुपीरियर रामस ऑफ द प्यूबिक बोन. हमने सुपीरियर और इन्फीरियर रामस पढ़ा है. देन दिस इज द सुपीरियर रामस ऑफ द प्यूबिक बोन. नेक्स्ट है अपर इनर बॉर्डर ऑफ द बॉडी ऑफ द प्यूबिक बोन. अपर इनर बॉर्डर ऑफ द बॉडी ऑफ द प्यूबिक बोन, दिस इज प्यूबिक, बोथ साइड प्यूबिक बोन. So here one landmark is there, upper inner border of the body of the pubic bone. And the last landmark is upper inner border of the symphysis pubis. Upper and inner border of the symphysis pubis. This is symphysis pubis. इसका upper और inner border जो है ये हमारा last landmark है. तो हमारे टोटल 8 landmarks हैं. We'll see one sacroiliac, sacral promontory, sacral ala or wing, sacroiliac joint, इलियोपेक्टिलियल लाइन, इलियोपेक्टिलियल एमिनेंस, सुपीरियर रामस ऑफ द प्यूबिक बोन, अपर इनर बॉर्डर ऑफ द बॉडी ऑफ द pubic bone, upper inner border of the symphysis pubis. So these are the landmark of the maternal pelvis. Next we'll see these are the structure which is showing some landmark which we had discussed: sacral promontory,
sacral ala or wing, sacroiliac joint, iliopectineal line, iliopectineal eminence, superior ramus of the pubic bone, symphysis pubis. So these are the landmark. Now we will go towards the diameters of the maternal pelvis. Diameters are the very important during the time of exam or viva time. Usually these portions will be asked. Like immediately your examiner will tell me the anterior posterior diameter of cavity, tell me the anterior posterior diameter of outlet. So you need to be by heart with these diameters. These are very easy to understand if you will go one by one or step wise step. So अभी हमको अगर डायमीटर्स पढ़नी है तो हमें हर ईच पार्ट की पढ़नी है, ठीक है। जैसे हम पहले सबसे स्टार्ट करेंगे ब्रिम की डायमीटर पढ़ने के लिए, ठीक है। ब्रिम की उसको हम इनलेट भी कहते हैं। इनलेट की अगर हम डायमीटर पढ़ेंगे तो हमको तीनों डायमीटर्स पढ़नी पड़ेंगी, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, ट्रांसवर्स डायमीटर और ऑब्लिक डायमीटर। ऑब्लिक डायमीटर में हमको दो पढ़नी पड़ेंगी, राइट एंड लेफ्ट ऑब्लिक डायमीटर्स। नेक्स्ट फिर हमको कैविटी की भी तीनों डायमीटर्स पढ़नी है और आउटलेट की भी तीनों डायमीटर्स पढ़नी। सो विल स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑफ डायमीटर्स। सबसे पहले हम बात करेंगे डायमीटर्स ऑफ ब्रिम। ब्रिम जो है, ठीक है, उसकी डायमीटर्स के बारे में बात करेंगे। द ब्रिम हैज़ 3 प्रिंसिपल डायमीटर। 3 प्रिंसिपल डायमीटर्स हैं। क्या क्या डायमीटर्स हैं? एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर है। एंटीरियर पोस्टीरियर का मतलब आगे से पीछे की तरफ, ठीक है। ट्रांसवर्स डायमीटर है, लेफ्ट और राइट मतलब पूरा क्रॉस करके हमको डायमीटर को मेज़र करना है। देन जो लास्ट है वो ऑब्लिक है, जिसको हम लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट मेज़र करते हैं। नेक्स्ट विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट पेल्विक इनलेट। पेल्विक इनलेट क्या है? जब इनसाइड हम जा रहे हैं, ठीक है, दैट इज़ नोन एज पेल्विक इनलेट। और इसमें 3 डायमीटर्स हैं, ट्रांसवर्स डायमीटर, ऑब्लिक डायमीटर और एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर। ट्रांसवर्स डायमीटर जब मेज़र की जाती है तो नॉर्मल पेल्विस में ये होती है लगभग 12 सेंटीमीटर की, ठीक है, 12 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स होती है। और जो ऑब्लिक डायमीटर होती है वो जो एंटीरियर पोस्टीरियर जो ट्रांसवर्स डायमीटर है वो 13 से 14 सेंटीमीटर की होती है। जो ऑब्लिक डायमीटर है वो लगभग 12.5 सेंटीमीटर्स की होती है। और जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर है वो अप्रॉक्स 11.5 सेंटीमीटर्स की होती है। लेकिन अभी हमको इसके अंदर भी डिस्कस करना है, क्योंकि एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर जो है वो फर्दर 3 डायमीटर्स में डिवाइड हुई है, तो उसके स्पेसिफिकेशंस है कि हम कैसे मेज़र करेंगे, कहाँ से कहाँ तक मेज़र करेंगे। सो हियर विल सी फर्स्ट है एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर। इन जनरल अगर हम लेते हैं दैट विल बी 11 सेंटीमीटर। हम मेज़र भी कर सकते हैं, ठीक है, एक पेल्विस में हम इंच टेप से या फिर स्केल से, स्मॉल स्केल से मेज़र कर सकते हैं। दैट इज़ ओवरऑल इट इज़ 11 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ ब्रिम में फर्स्ट है एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, दैट इज़ 11 सेंटीमीटर। इट एक्सटेंड फ्रॉम द सैक्रल प्रोमोन्ट्री टू द सिम्फाइसिस प्यूबिस। और इसको जो हम मेज़र करेंगे कहाँ से कहाँ तक रहेगा, ये सैक्रल प्रोमोन्ट्री का पोर्शन है, यहाँ से हम स्केल रख के कहाँ तक मेज़र करेंगे, सिम्फाइसिस प्यूबिस तक स्ट्रेट। या फिर आप अपने पेल्विस में भी देख सकते हैं, हम एंटीरियर मतलब आगे से पीछे का पूरा मेज़र कर रहे हैं। एंटीरियर पोस्टीरियर कहाँ से, ये सैक्रल प्रोमोन्ट्री है और यहाँ से हम मेज़र करेंगे सिम्फाइसिस प्यूबिस तक। ये एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर है ब्रिम की और ये ओवरऑल है 11 सेंटीमीटर। नेक्स्ट विल सी एंटीरियर पोस्टीरियर जो है 3 कॉन्जुगेटेड डायमीटर्स में डिवाइड हुई है। तो 3 कॉन्जुगेटेड डायमीटर कैन बी मेजर्ड। इसमें पहला जो है वो एनाटॉमिकल डायमीटर है। एनाटॉमिकली हम कैसे मेज़र करेंगे, दिस मेजर्ड फ्रॉम द सैक्रल प्रोमोन्ट्री टू द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस, और ये 12 सेंटीमीटर डायमीटर होगा। अभी आपको कन्फ्यूज़न होगा कि एंटीरियर पोस्टीरियर के अंदर तो अभी ये 3 डिवीज़न आएंगे, इनके सबके डायमीटर्स अलग हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है या फिर आपके एग्जाम्स में भी आता है कि ब्रिम की एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर कितनी होती है, तो इट विल बी 11 सेंटीमीटर एज इट इज़। लेकिन अगर कोई आपसे डिटेल में पूछ रहा है कि एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर में जो ऑब्स्टिकल डायमीटर होती है, फिर जो एनाटॉमिकल डायमीटर होती है, उसका डायमीटर कितना होता है, या फिर वो कहाँ से कहाँ तक मेज़र की जाती है, तब आप इन सारे डिटेल एक्सप्लेनेशन में जाओगे। लेकिन अगर सिंपली कोई पूछता है एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ ब्रिम, दैट विल बी ओनली 11 सेंटीमीटर। और उसको आप कहाँ से मेज़र करोगे, सैक्रल प्रोमोन्ट्री से लेके सिम्फाइसिस प्यूबिस तक। सो फर्स्ट हियर एनाटॉमिकल डायमीटर, इसको हम कहाँ से कहाँ तक मेज़र करेंगे, हम इसको मेज़र करेंगे सैक्रल प्रोमोन्ट्री विल पुट 1 पॉइंट, और कहाँ तक मेज़र करना है, अपर पार्ट या फिर अपर पोर्शन ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस, और उसका डायमीटर कितना होगा 12 सेंटीमीटर्स। नेक्स्ट है
कॉन्जुगेटेड डायमीटर का ही नेक्स्ट पार्ट है ऑब्स्टेकल या फिर ट्रू कॉन्जुगेटेड या कॉन्जुगेटेड वेरा, ये सेकेंड डायमीटर है। इसको हम अगर इन जनरल और नेम नहीं याद हो रहा तो ऑब्स्टिकल डायमीटर भी बोल सकते हैं। और ये कहाँ से कहाँ तक मेजर होती है, measured from the midpoint of the sacral promontory to the inner margin of the upper border of the symphysis pubis which is about 11.25 सेंटीमीटर, और ओवरऑल हम उसे 11 सेंटीमीटर कह सकते हैं। कहाँ से मेज़र करेंगे, जो मेज़रमेंट है वो सब में स्टार्ट सैक्रल प्रोमोन्ट्री से होगा, लेकिन ये अपर और इनर बॉर्डर तक हम मेज़र करेंगे सिम्फाइसिस प्यूबिस के, और ये लगभग 11.5 सेंटीमीटर या फिर ओवरऑल एक 11 सेंटीमीटर हम कह सकते हैं। दिस कॉन्जुगेट हेल्प रिप्रेजेंट द अवेलेबल स्पेस ऑफ द फीटल हेड थ्रू द बोनी पेल्विस। एक पेल्विस के थ्रू फीटल हेड का एरिया हम इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं या मीज़र कर सकते हैं कि कैसे हेड यहाँ पे आके रोटेट होगा या कैसे स्पेस लेगा आके। नेक्स्ट विल सी अबाउट द थर्ड डायमीटर ऑफ एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर इन नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज इंटरनल और डायगोनल कॉन्जुगेटेड डायमीटर। दो हमने पढ़ी एंटीरियर पोस्टीरियर के अंदर, सबसे पहले एनाटॉमिकल पढ़ी, दूसरा ऑब्स्टेक्टिकल पढ़ी, और थर्ड है इंटरनल और डायगोनल कॉन्जुगेटेड डायमीटर। ये डायमीटर कहाँ से मेज़र करी जाती है, it is measured from the lower border of the symphysis pubis to the sacral promontory। lower border का मतलब है जो symphysis pubis का सबसे नीचे वाला पार्ट है, यहाँ से कहाँ तक मेज़र किया जाएगा, symphysis pubis यहाँ तक sacral promontory तक मेज़र किया जाएगा। इसे बोलते हैं डायगोनल और इंटरनल एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर। तो सबसे पहले हमने ब्रिम की सबसे पहले डायमीटर पढ़ी एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर, दैट इज 11 सेंटीमीटर। उसके बाद उसके अंदर सब डिवीज़न हुआ है, 3 डायमीटर्स हैं। पहला एनाटॉमिकल डायमीटर जो 12 सेंटीमीटर है, दूसरा है ऑब्स्टेक्टिकल डायमीटर जो 11 सेंटीमीटर है, और तीसरा है इंटरनल और डायगोनल डायमीटर जो कि 12 to 13 सेंटीमीटर्स है। नेक्स्ट विल मूव टुवर्ड्स द फर्दर डायमीटर, दैट इज सेकेंड वन इज ट्रांसवर्स डायमीटर। स्टिल हम अभी ब्रिम की डायमीटर ही डिस्कस कर रहे हैं, ब्रिम के हमने एंटीरियर पोस्टीरियर फुल डिस्कस किया। नाउ विल सी अबाउट ट्रांसवर्स डायमीटर, देन लास्ट विल सी अबाउट ऑब्लिक डायमीटर। ट्रांसवर्स डायमीटर क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन द टू फारदेस्ट पॉइंट टू द पेल्विक ब्रिम ओवर द इलियोपेक्टिलियल लाइन। जो दो हमने अभी लैंडमार्क्स में इलियोपेक्टिलियल लाइन पढ़ा है ना, यहाँ पे इलियोपेक्टिलियल लाइन थी दोनों साइड पे, तो इन दोनों इलियोपेक्टिलियल लाइन के बीच की जो डिस्टेंस है, जो डायमीटर है, उसे हम ट्रांसवर्स डायमीटर बोलते हैं। और ये कितनी होती है, 13 सेंटीमीटर होती है, जो कि सबसे लार्जेस्ट डायमीटर होती है पेल्विस की। नेक्स्ट लास्ट डायमीटर है ब्रिम की, ये ऑब्लिक डायमीटर। ऑब्लिक का मतलब है हम ऐसे मेज़र करेंगे, ठीक है, जैसे लेफ्ट से राइट साइड और राइट से लेफ्ट साइड मेज़र करेंगे। तो इट एक्सटेंड फ्रॉम द वन सैक्रोइलियाक जॉइंट टू द अपोजिट इलियोपेक्टिलियल एमिनेंस एंड इट विल बी ओवरऑल 12 सेंटीमीटर। इसको मेज़र कैसे हम करेंगे, यहाँ पे हम एक साइड का क्या है कि सैक्रोइलियाक जॉइंट से स्टार्ट करेंगे और अपोजिट साइड के इलियोपेक्टिलियल एमिनेंस तक मेज़र करेंगे, और ये हम दोनों साइड के लिए रिपीट करेंगे, और इसका ओवरऑल डायमीटर जो होगा वो 12 सेंटीमीटर्स होगा। देयर आर 2 ऑब्लिक डायमीटर, राइट और लेफ्ट, जो अभी हमने डिस्कस किया कि जैसे हम सेम राइट की तरफ मेज़र कर रहे हैं, वैसे ही सेम डायमीटर हम लेफ्ट के साइड भी मेज़र करेंगे। नेक्स्ट, so that was all about the diameter of brim. We discussed about the 3 diameters. Now again we have to see the diameters of cavity. Here we also discuss about 3. लेकिन cavity क्या मतलब होता है, सर्कुलर फॉर्म में, और सर्कल का हम डायमीटर कैसे मेज़र करेंगे, या हर एंगल ऑब्लिक डायमीटर, ट्रांसवर्स डायमीटर हम मेज़र नहीं कर सकते। तो इस वजह से हम कैविटी की जो डायमीटर है उसको ओवरऑल एक अज्यूम कर सकते हैं, अजम्पशन कर सकते हैं कि ये ओवरऑल जितनी भी ऑब्लिक, ट्रांसवर्स और एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर है वो 12 सेंटीमीटर है। द कैविटी इज सर्कुलर इन शेप एंड ऑल्दो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेजर इट्स डायमीटर एग्जैक्टली, दे आर ऑल कंसीडर टू बी 12 सेंटीमीटर। हम एग्जैक्टली इसको एग्जैक्ट हम ये नहीं कह सकते करेक्ट कि हाँ ये इतना ही होता है, इस वजह से हम एक ओवरऑल अज्यूम करके हमने ओवरऑल 12 सेंटीमीटर कैविटी के डायमीटर्स को दिया है। अगर कोई भी आपसे पूछता है कैविटी का एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर कितना होता है, दैट विल बी 12 सेंटीमीटर। ऑब्लिक डायमीटर कितना होता है, इट विल बी ऑल्सो 12 सेंटीमीटर, और ट्रांसवर्स डायमीटर कितना होता है, वो भी 12 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट विल सी अबाउट द डायमीटर ऑफ आउटलेट। वी कंप्लीटेड विद द डायमीटर ऑफ इनलेट या फिर ब्रिम कह सकते हैं, देन विल कंप्लीटेड विद द डायमीटर ऑफ कैविटी, एंड द लास्ट इज डायमीटर ऑफ
आउटलेट के डायमीटर्स। देयर आर 3 डायमीटर्स ऑफ पेल्विक आउटलेट, वही सेम नेम है, बस मेजरमेंट कहाँ से कहाँ तक करना है वो पार्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर 13 सेंटीमीटर, ऑब्लिक डायमीटर 12 सेंटीमीटर, ट्रांसवर्स डायमीटर 11 सेंटीमीटर। In next slide we will see about in detail. So first anterior posterior diameter of outlet है, confuse हो सकते हो आप, brim cavity outlet. So at the end I also have one structure, simple structure टेबल जैसा है, उसमें लिखा हुआ है, तो वो इजीली आप याद कर सकते हो कि डायमीटर्स आप ब्रिम कैविटी और आउटलेट की कैसे याद करोगे। एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर आउटलेट का कहाँ से कहाँ तक मेजर होगा, इट एक्सटेंड फ्रॉम द लोअर बॉर्डर ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस टू द सैक्रोइलियाक जॉइंट, और ये 13 सेंटीमीटर होगा। कहाँ से मेजर करना है, जो लोअर बॉर्डर है सिम्फाइसिस प्यूबिस का, ये लोअर बॉर्डर है सिम्फाइसिस प्यूबिस का, और कहाँ तक मेजर करना है, सैक्रोइलियाक जॉइंट तक, मतलब हम यहाँ से ऐसे करके मेजर करेंगे, सैक्रोइलियाक जॉइंट से लेके लोअर पोर्शन या लोअर पार्ट ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस, और इसका डायमीटर कितना होगा, 13 सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट विल सी अबाउट ऑब्लिक डायमीटर। ऑब्लिक डायमीटर यहाँ पे कैसे लेंगे, क्योंकि इसमें कोई फिक्स्ड पॉइंट नहीं है, तो एक इमेजिनरली हम लाइन बना के ही डायमीटर मेजर करेंगे। नो फिक्स्ड पॉइंट इज सेट टू बी बिटवीन द ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन एंड द सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट एंड इट विल बी 12 सेंटीमीटर। लेकिन हम जब इसको करेंगे तो क्रॉस करके करेंगे, जैसे इसमें कोई एग्जैक्ट फिक्स पॉइंट नहीं है, तो जो ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन है हम यहाँ से क्रॉस करेंगे, और जो अपोजिट साइड का ईशियल सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट है वहाँ से मेजर करेंगे ऐसे करके, ठीक है। तो ये कितना होगा, ये अप्रॉक्स 12 सेंटीमीटर डायमीटर में होगा, जो ऑब्लिक डायमीटर है आउटलेट ऑफ पेल्विस। नेक्स्ट विल सी अबाउट द लास्ट डायमीटर, दैट इज ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ पेल्विस। ये क्या होगा, इट एक्सटेंड बिटवीन द 2 ईशियल स्पाइन एंड इट विल बी अप्रॉक्स 10 to 11 सेंटीमीटर इन डायमीटर। 2 ईशियल स्पाइन कहाँ पे थी, जब हम डिस्कस कर रहे थे ईशियम के बारे में, तो हमने एक बात डिस्कस करी थी कि इनवर्ड प्रोजेक्शन है, लिटिल अबव एंड जस्ट बिहाइंड क्या है, 2 इनवर्ड प्रोजेक्शन हमको दिख रहे हैं, जिसे हम बोलते हैं ईशियल स्पाइन, और जिसे हम जब हेड का स्टेशन ऑफ हेड मेजर करने के लिए लेबर के टाइम पे यूज़ करते हैं, तो उन मतलब लेफ्ट और राइट ईशियल स्पाइन के बीच में जो डायमीटर या जो डिस्टेंस होती है उसे हम बोलते हैं ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ आउटलेट, और ये अप्रॉक्स 10 to 11 सेंटीमीटर होता है डायमीटर में। सो till now here we discuss about diameters for each brim, cavity and outlet, about all the 3 anterior, posterior, oblique and transverse diameter. Next we'll see, this is the table I was talking about. So here pelvis, like pelvic inlet, pelvic cavity and pelvic outlet. Here the 3 diameters, anterior, posterior, transverse diameter and oblique diameter. For pelvic inlet, anterior posterior will be 11, transverse will be 13 and oblique will be 12. For cavity, overall all anterior posterior, transverse and oblique will be 12. For last pelvic outlet, 13 for anterior posterior, transverse diameter will be 11 centimeter and 11 oblique diameter will be 12. So here you can see for all pelvic cavity and outlet, oblique diameter is 12. And for pelvic cavity all is 12. So here very easy to learn with the help of this table if you are having any confusion. Next, so here we had been discussed about maternal pelvis. हमने डिटेल में देखा कि मादा श्रोणी या फीमेल पेल्विस होती क्या है, हमने उसके फंक्शन के बारे में पढ़ा कि वॉकिंग के लिए हेल्प करती है, रनिंग के लिए हेल्प करती है, स्ट्रक्चर को होल्ड करके रखती है। देन हमने देखा कि उसमें बोन्स क्या क्या होती हैं, बोन का सब डिवीज़न भी देखा कि एक बोन कैसे मिलके बनती है। फिर हमने जॉइंट के बारे में डिस्कस किया, लैंडमार्क्स के बारे में डिस्कस किया, लिगामेंट्स के बारे में डिस्कस किया, और हमने ईच पार्ट का जो ब्रिम कैविटी और आउटलेट है उसके डायमीटर्स के बारे में डिस्कस किया। तो दैट इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लाइव क्लास। अगर आपको किसी भी टॉपिक, किसी भी पॉइंट में कोई कन्फ्यूज़न है, डाउट है, तो आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आपको रिप्लाई जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी रिप्लाई आपको मिलेगा। और ऐसे भी अगर आप कोई और भी कुछ स्पेसिफिक टॉपिक हैं जिन पे आपको लाइव क्लासेस चाहिए या आपको नॉलेज इन्हेंस करना है, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। एंड प्लीज़ डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल rgcsk.edu. Thank you for watching. Thank you for watching us.